बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक विद होल्डिंग स्टेटमेंट है। अंडर सेक्शन 165 के तहत जो क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की जाती है उनमें किन किन बातों को मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा आज के टॉपिक में कुछ एक्सेल के फार्मूले भी आपसे शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको चंद घंटों में यानी कि जल्दी कंपाइल कर सकते हैं और जल्दी स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों का ये भी क्वेश्चन था कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो है वो अपलोड तो कर दी है लेकिन वो सबमिट नहीं हो रही, वो क्यों सबमिट नहीं हो रही। ये तमाम टॉपिक आज के इस डिस्कशन में हम कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने एक्सेल की फाइल को तैयार करना है। अब एक्सेल की फाइल किस फॉर्मेट पे तैयार होगी, आप सबसे पहले इसका जो है टेम्पलेट जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लें। वो कहाँ से डाउनलोड करना है, आपने जाना है इनवाइस मैनेजमेंट में। आईरिस में लॉगिन होने के बाद आपने इनवाइस मैनेजमेंट में जाना है। इनवाइस मैनेजमेंट में जाने के बाद आपने सेल लेजर में जाना है। सेल लेजर में जाने के बाद आपने ये डाउनलोड सेल इनवाइस टेम्पलेट इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट पड़े होते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे ये विदहोल्डिंग टेक्स्ट टेम्पलेट एक्सेल में ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको ओपन कर लेना है। ये हमारे पास ओपन हो गया है। ठीक है, अब आपने इसमें फिल करना है। सबसे पहले आपने एक्सेल की फाइल बनानी है और इस फॉर्मेट पे बनानी है। जो जो इसमें डिमांड है वो चीज आपने बनानी है। इसमें सबसे पहले क्या है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका NTN और CNIC दोनों आएंगे। ठीक है, अगर किसी का CNIC है वो भी इसी में आएगा, अगर किसी का NTN है तो वो भी इसी में आएगा। अब हम साथ साथ एक्सेल की फाइल जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। अब सपोज ये आपके पास डेटा है जो आपने विदहोल्डिंग डिडक्ट की है, वो आपने इस एक्सेल में इस तरह बना लिया है कि ये सेक्शन आ गया, ये आगे इस पार्टी का NTN आ गया, ये जिस पार्टी का NTN नहीं है उसका CNSE आ गया, आगे उसका नेम आ गया, आगे टैक्सेबल अमाउंट आ गई और आगे विदहोल्डिंग वो अमाउंट जो आपने डिडक्ट करके जमा करवाई है। ये फॉर्मेट आपने बना दिया है। अब इस फॉर्मेट में क्या कहते हैं, इसमें क्या है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब याद रखें जी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो लेगा वो ये NTN जो लेगा वो ये डैश और उससे आगे वाला डिजिट नहीं लेगा। इसी तरह CNIC में ये जो डैश आ रही है ये भी नहीं लेगा। अब जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, अगर उसको आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 500 एंट्री है, अब 1 बाय 1 अगर आप उसको इस तरह करके रिमूव करेंगे तो आपको ठीक ठाक टाइम लग जाएगा सिर्फ एक कॉलम पे। तो आपने करना क्या है, इसका बड़ा सिंपल तरीका है। एक्सेल का फार्मूला आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप से अप्लाई करेंगे और आप जो है इजीली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली आप जल्दी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक कॉलम ऐड कर लें। कॉलम ऐड किया। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, पहले इक्वल टू के बाद लेफ्ट LEFT लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद ये कॉलम जिस पे आपने जो रिक्वायरमेंट आपकी वो कॉलम, कॉमा LEN, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -1, फिर दोबारा ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब ये देखें कि इसने जो लास्ट डिजिट था वो उड़ा दिया। अब आपने करना क्या है, सिंपल इसको Ctrl+C से कॉपी करें और नीचे जहां तक आपने लेके जाना है इसको पेस्ट करते जाएं। मैंने जिस NTN का लास्ट डिजिट रिमूव करना है मैं वहां पे इसको पेस्ट करता जाऊंगा। ये फार्मूले की मदद से हमने इसका लास्ट डिजिट जो है रिमूव कर दिया। अब ये डैश रिमूव करनी है, डैश कैसे रिमूव करेंगे, सबसे पहले अगर एक चीज पे एक ने आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया एक चीज पे,
तो जब उस पर आप दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक अगर फार्मूला पहला लगा होगा तो उस पर दूसरा फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो आपने सबसे पहले उसको वैल्यू करना है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और ये वैल्यू कर देंगे। इससे क्या होता है कि इससे जो आपका फार्मूला लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, आपका जो लिंक लगा होता है वो टूट जाता है और आपका जो है वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होती। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F यहाँ पे दबाएंगे। यहाँ पे हमने रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस क्या करना है, हमने यहाँ पे रिप्लेस करनी है डैश, रिप्लेस करनी है। रिप्लेस किसके साथ करनी है, यहाँ पे कुछ भी लिखा ना हो, रिप्लेस ऑल कर दें। ऑप्शन पे जाएं, मैच केस, रिप्लेस ऑल। ये रिप्लेस ऑल। मैच केस पे क्लिक करना है। दूसरा आपने मैच एंटायर सेल इसको अनचेक कर देना है। ओके करेंगे तो ये देखें इसने सारी जो है डैश रिमूव कर दी है। अब हमारा एनटीएन जो है वो रेडी है फॉर्मेट के मुताबिक। अब दूसरा पार्ट क्या था कि CNAC की भी डैश नहीं होनी चाहिए। इसको सिंपल आपने कंट्रोल F करना है, सिलेक्ट करके वही रिप्लेस में जाना है। रिप्लेस में डैश रिप्लेस, इस मैच को चेक करना है, रिप्लेस ऑल। ये एनटीएन का भी इसने रिप्लेस कर दिया। अब ये डिफरेंट, ये इसकी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको नंबर्स में कर देना है। नंबर्स में करके इसके लास्ट 0 रिमूव कर देने हैं और इसको ये लेफ्ट साइड पे ले आना है। ये अब आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पे अगर फॉर्मेट वाली फाइल को देखें तो यहाँ पे क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन का तो हमारे पास एक कॉलम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम आ रहे हैं। अब दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन के लिए भी आपको एक फार्मूला बताता हूँ। सब पहले आप यहाँ पे रो ऐड कर लें। अब कंबाइन करने का क्या फार्मूला है, इक्वल टू दिस कॉलम एंड ये एंड और दिस कॉलम, जिसको आपने कंबाइन करना है। एंटर। इसको कंट्रोल C करें और नीचे तक पेस्ट कर दें जहां तक आपका डेटा है। तो ये देखें हमारे पास जो है वो दोनों कॉलम इकट्ठे होकर एक ही कॉलम में आ गए। इस तरह अगर आपका बहुत ज्यादा डेटा है तो आप इसी तरह फार्मूले लगा के इजीली उसको कवर कर सकते हैं। अब आपने यहां से इसको सिंपल सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और वैल्यू कर दें ताकि वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगी। आइडेंटिफिकेशन इसको छोड़ देना। नेम में आपका नेम आ जाएगा सिंपल। ये नेम है, नेम कॉपी करेंगे। ये नेम में आ गया जी, सिंपल नेम, पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दें। ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट आपने कैसे डालनी है, यानी कि पहले आएगा मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ही डालता हूँ, 6/15/2024। डैश के साथ आपने डन, या सॉरी स्लैश नहीं डालनी, डैश के साथ आपने ये लेनी है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूं कि पहले मंथ डैश डेट डैश ईयर, ये इस तरह आपने डालनी है डेट इसके सामने। और इसको आपने जो भी है डेट, अगर फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 अगर किसी की डेट नहीं आपको याद या डेट आपने नोट नहीं की तो सिंपल आप जून की जो है वो 15 या कोई भी 20 जो है डेट डाल सकते हैं। इसको कॉपी कर लें और नीचे तक आप इसको पेस्ट कर दें जहां तक आपका डेटा है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कोड की बारी। कोड, अब मेन फाइल में जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तो कोई कोड अवेलेबल नहीं है। अब इसके आगे कोड लिखना है। अब कोड कहाँ से मिलेगा, कोड हमें मिलेगा ये जो आपने टेम्पलेट फाइल डाउनलोड की है, इसमें ये आ रहा है सेकंड नंबर पे कोड्स। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हर सेक्शन का कोड आ रहा है।
ठीक है। अब इस सेक्शन को कोड को हम इस फाइल में पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करना है कि हमें कौन सा कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड किस में लगेगा। तो सबसे पहले आप इसकी परसेंटेज निकालें। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? परसेंटेज के लिए आपने फार्मूला लगाना है प्लस दिस कॉलम डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आपने कॉपी करना है और नीचे तक पेस्ट कर देना है। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको आपने यहाँ से ये कॉमे पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज इस तरह आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ये जो परसेंटेज आपकी निकली है, ठीक है, इसको आप कंट्रोल सी करके पेस्ट स्पेशल कर दें और वैल्यू कर दें ताकि ये लिंक खत्म हो जाएगा फार्मूले का। अब आपने क्या करना है, यहां से इसको कॉपी करना है, फॉर्मेट वाली फाइल में जाना है, कोड में जाना है, कोड में जाके कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और ऊपर परसेंटेज का साइन लगा देना है और फाइंड ऑल पे कर देना है। मैच कर दें। इसमें शायद स्पेस है, स्पेस को खत्म करें। ये मैच केस फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये इसने फाइंड पे कर दिया। अब इस पे नेक्स्ट करें, ये देखें ये आ रहा है 2.5। फिर नेक्स्ट पे करें, ये 2.5। अब इसमें जो कोड होगा वो आपने वहां से कॉपी कर लेना है। और ये है जी 2.5 का। मैंने यहां से कोड को कॉपी किया और यहां पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारा कोड आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये कोड है, पीछे सेक्शन भी देख लेना। ये क्या है जी 155, यानी कि 155 रेंट का कोड होता है। अब यहाँ पे वो ही दोबारा आप उसमें जाएंगे, यहाँ पे अब आपने सेक्शन लिखना है, सेक्शन 155 फाइंड करें। ये आ गया जी सेक्शन 155। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके फाइंड ऑल करें तो ये सेक्शन 155 आ गया। यहाँ से आपने कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप अपना कोड पेस्ट कर दें। ये 155 का कोड पेस्ट हो गया। इसी तरह ये आप अब ये जो 5% है इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दिया। ये हमारे कोड जो हैं वो सारे कॉपी हो गए हैं। इसी तरह आपने तमाम कोड्स आपने कॉपी कर लेने हैं। परसेंटेज लगा के आप कॉपी करेंगे तो आप इजीली जितना भी आपका डेटा होगा वो आप इजीली तैयार कर लेंगे। अब इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके यहाँ पे मेन फाइल पे दोबारा जाते हैं और ये जो कोड्स की जगह है यहाँ पे हम इसको एंटर कर देते हैं। ये हमारे कोड एंटर हो गए। अब अमाउंट वाली जगह पे अमाउंट आएगी, सिंपल। कंट्रोल सी से कॉपी करें, पेस्ट कर दिया। एग्जाम्पशन कोड, अच्छा एग्जाम्पशन कोड क्या है? एग्जाम्पशन कोड वो है, फॉर एग्जांपल आपकी एग्जाम्प्टेड सप्लाईज है,
अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे तो टैक्स नहीं कटता, लेकिन एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी आपने जो क्वार्टरली स्टेटमेंट रिपोर्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, उसमें आपने उसको शो करना है। यानी कि स्टेटमेंट में आपने अपनी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को भी शो करना है। तो उसका क्या होता है कि वैल्यू तो वही आ जाएगी, आगे एग्जेम्पशन कोड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड मटेरियल है, उसका यहाँ पे आप एग्जेम्पशन कोड 158 लिख देंगे, तो वो ऑटोमेटिक जब ये फाइल अपलोड होगी तो वो ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन कोड वहां से उठा लेगा और आगे टैक्स जो है वो 00 कैलकुलेट करेगा। आगे हम लिख देते हैं जी टैक्सेबल डिडक्शन जो हुई हैं। ये हमारी जो है फाइल तैयार हो गई है। अब आपने यहाँ से इसको वैलिडेट करना है, तो ये ग्रीन पट्टी आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई एरर होता है या मिस्टेक होती या कुछ भी चेंजिंग होती तो ये ना ग्रीन ना होती। इसका मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ में मैं एक डैश डाल देता हूँ। अब मैं अगर इसको वैलिडेट करता हूँ तो ये ना इसको रेड मार्क कर दिए, यानी कि ये इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये एंट्री नहीं है। अब इसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक करना है, तो मैं यहाँ से डैश रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके इसको वैलिडेट कर देता हूँ, तो ये वैलिडेट, दोबारा वैलिडेट करता हूँ, ये वैलिडेट हो गई है। ये ग्रीन लाइन ग्रीन पट्टी जो है ये आपको बताती है कि आपकी फाइल बिल्कुल एक्यूरेट है और रेडी टू अपलोड है। अब आपने उसमें जाके दोबारा इसको अपलोड करना है आईरेस में जाके। आईरेस में जाना है आपने, आईरेस में जाके आपने इधर विदहोल्डिंग ऑब्लिक एडवांस टैक्स, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी स्टेटमेंटें आ रही हैं। इसमें ये देखिए 165 बाई एनुअल, 165 बाई एनुअल विदहोल्डिंग रिवाइज्ड, यानी कि अगर आप एक मिस्टेक कर लेते हैं तो आपके पास 60 डेज होते हैं। 60 डेज के अंदर आपने अगर उसको रिवाइज करनी है तो आप उसको रिवाइज कर लें। ये 165 क्वार्टरली विदहोल्डिंग ओरिजिनल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्योंकि आप क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं। स्टेटमेंट में जाने के बाद आपने फाइल अटैच कहाँ से करनी है, ये विदहोल्डिंग टैक्स है, इसको आपने यहाँ से खोलना है। और ये क्या, नंबर ऑफ फाइल चूज, यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी। वहां से आपने जो भी फाइल अटैच करनी है अटैच करें, साथ इंपोर्ट करें, कैलकुलेट करें और वैलिडेट करें। यहाँ पे आपने फाइल अपनी अटैच कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाना है तो ये प्लस का एक निशान आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये सारी पेमेंटें आपकी आ रही हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करते जाना है तो आपकी सारी पेमेंटें अटैच हो जाएंगी। पेमेंट अटैच करने के बाद आपने डेटा में जाना है, कंप्यूटेशन में जाना है। कंप्यूटेशन में जाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आप ये दोनों फिगर सेम होनी चाहिए। यानी कि ये वो टैक्स है, ये जो टैक्स आ रहा है ये वो टैक्स है जो आपने सीपीआर के थ्रू जमा करवाया हुआ है, और ये वो टैक्स है जो आपने फाइल अपलोड की है, ये उसका कैलकुलेटेड टैक्स आ रहा है। अगर ये दोनों सेम है तो ठीक है, जैसे ये दोनों फिगरें सेम आ रही है तो बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा हो, अगर डिफरेंस कैसे आ रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर जो आपने सीपीआर का ये जो डेटा है वो अमाउंट ज़्यादा आ रही हो और जो आपने एक्सेल की फाइल अपलोड की है उसमें अमाउंट कम आ रही हो, तो फिर तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अगर आपने जो अपलोड फाइल की है उसकी अमाउंट कम आ रही, ज़्यादा आ रही हो, और जो आपने सीपीआर का डेटा जमा कराया है उसकी अमाउंट कम आ रही हो, फिर आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। अच्छा, ये डिफरेंस आता क्यों है? ये डिफरेंस आता इस वजह से है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की विदहोल्डिंग की है और उसने अपनी कोई रिटर्न लेट फाइल किया और आपके इल्म में नहीं है, वो पहले फाइलर था, आपने फाइलर के हिसाब से उसका टैक्स काट दिया, लेकिन अब उसका स्टेटस नॉन फाइलर का हो गया, तो जब आप उसको अपलोड करेंगे तो साइट में तो जो करंट स्टेटस आ रहा है वही अपलोड होगा। जैसे वो अपलोड होगा तो उसके टैक्स में डिफरेंस आ जाएगा। अब डिफरेंस शो कहाँ होता है कि आपने जो टैक्स जमा कराया हुआ होता है वो और होता है, जो आपने यहाँ पे अपलोड किया होता है वो, उसमें डिफरेंस आ जाता है। अगर तो डिफरेंस अगर पेड अमाउंट ज्यादा आ रही है यहाँ पे,
तो फिर तो ठीक है, फिर रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अगर पेड अमाउंट कम है और जो आपने एक्सेल की फाइल अपलोड की है उसमें अमाउंट ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने अमाउंट कम जमा कराई है, फिर ये रिटर्न फाइल नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर आपने उसको ठीक करना है, यानी कि उस फिगर को ठीक करना है जो जो आपकी मिसमैच हुई है, या जो आपने फाइल या नॉन फाइनल के चक्कर में जो भी टैक्स आपका ऊपर नीचे हुआ है उसको आपने ठीक करना है। ये दोनों फिगरें आपकी टैली करनी चाहिए, फिर रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अगर फिगरें टैली नहीं करती, आपने गलती से किसी का वो तो चल जाएगा कि अच्छा जी नॉन फाइलर था तो आपने नॉन फाइलर का काट दिया क्योंकि टैक्स आपने ज़्यादा काट दिया है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा पे हो गया, उस सूरत में तो जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टैक्स कम काटा है और यहाँ पे शो ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपका पेएबल निकलेगा और रिटर्न जमा नहीं होगी। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो और कुछ ज़रूरी फार्मूले थे जो आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि आपको हेल्पफुल साबित होंगे स्टेटमेंट को अपलोड करने के लिए। और ये पॉइंट्स आपने जब भी स्टेटमेंट को अपलोड करना है अपने जहन में रखने हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।